नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का खास कार्यक्रम है सियासत से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है नेताजी घेरे में। चुनाव का वक्त है। नेताजी घेरे में मुश्किल से आते हैं, देर से आते हैं और कई पहर बीतने के बाद आते हैं। हम इस वक्त गुवाहाटी में हैं और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं धुबरी से 3 बार के सांसद, AIUDF के चेयरमैन, मुखिया बदरुद्दीन अजमल जी। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। आप भी बिजी हैं, घेरे में आते हैं सीधे। एक असम की पॉलिटिक्स पर कोई बहुत ही शुरुआती स्तर की रिसर्च करता है तो 15 बरस तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का एक बयान सामने आता है, हु इज बदरुद्दीन अजमल। और अब आप लोग मंच पर एक साथ हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये गठबंधन कैसे हुआ, शुरुआती स्तर की बातचीत क्या रही, कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि मैं आज जमीयत उलमा आसाम, जो मुस्लिम संगठन है बहुत बड़ा और सेकुलर आज़ादी में जिसका बड़ा रोल रहा है, उसका प्रेसिडेंट मैं 30 साल से हूँ। असम यूनिट का जी। मौलाना महमूद मदनी दिल्ली के उसके अध्यक्ष हैं। जब तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया था, तरुण गोगोई जी हमारे घर जाते थे, साल में 2-2 मरतबा। आसाम में हमारे घर में जाते थे, बॉम्बे जाते थे। बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही थी। हर मरतबा आम का मौसम आता तो 8-8, 10-10 दर्जन आम मैं उनको बेचता था। सर्दी का मौसम आता तो ब्लैंकेट बेचता था एक से एक। और वो इसको लोग जब जाते थे तो बताते थे कि देखो ये बदरुद्दीन अजमल ने ये सब मेरे लिए भेजा है। इतनी दोस्ती थी। हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष उस वक्त के फ्रीडम फाइटर हजरत मौलाना असद मदनी साहब, महमूद मदनी के पिताजी, उन्होंने तरुण गोगोई से ये कहा कि भाई यहाँ के ज़मीनों का मसला है, पट्टा का मसला, फ्लड एंड इरोशन का मसला है, नौकरियों का मसला है और एजुकेशन के मसले हैं। तो इसमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो आप लोग वादा करके जीत के आते हैं, फिर आप लोग नहीं देते। इस मरतबा आप कुछ वादा लिखत पढ़त में करना पड़ेगा, तो हम आपके लिए आएंगे। वो हर साल आते थे, कांग्रेसी थे, कांग्रेस के कई मरतबा वो राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। तो इस मरतबा कुछ बात ठन गई 2005 के शुरू में कि तरुण गोगोई साहब किसी तरीके से बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। तो मदनी साहब दिल्ली से आए, यहाँ सोनाराम पतार करके एक जगह है गुवाहाटी में, उसमें कई हज़ार लोग जमा हुए। उसमें एक तरफ अजय सिंह जी उस वक्त राज्यपाल हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, और उस वक्त के जो एक्स चीफ मिनिस्टर प्रफुल्ल महंत कुमार, वो भी एक साइड में थे, स्टेज पे तीनों थे। तो मदनी साहब ने अपनी पूरी तकरीर में यही सारे डिमांडों का कि भाई इतने साल से आपके साथ वादे होते हैं, कोई काम होता नहीं। इस मरतबा हम वादों पे नहीं टलने वाले हैं। आप जो है हमको लिखत पढ़त में कुछ दे दीजिए ताकि हम उसको फॉलो अप कर सकें। आपको भी फिक्र रहेगा आपने लिखत पढ़त में कुछ दिया है। तो सीधी सादी बात थी। गोगोई साहब कहते हैं हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं सारी चीज़ों को नहीं, लेकिन लिखत पढ़त में है तो कुछ चीज़ें तो हम कर ही देंगे। बात ख़त्म हो जाती। यहाँ तक नौबत ही नहीं आती आज जहाँ बैठे। तो जो ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, गोगोई साहब ने साफ इनकार कर दिया कि मैं लिखत पढ़त में कुछ नहीं दे सकता। वादा है मेरा, आपको भरोसा करना है, करिए या तो मत करिए। तो मदनी साहब भी पुराने आदमी हैं, खान साहब तो नहीं है, लेकिन उस इलाके में खान लोग बहुत रहते हैं, उनको भी जलाल आ गया। तो मदनी साहब ने हज़ारों लोगों के सामने कहा कि आप लोगों ने सुना, मैंने इनसे कहा कि भाई लिख के दो, और इन्होंने दिया भी नहीं। और वादा जो है वो ज़ुबानी वादे पे हम मानने वाले नहीं हैं। इस मरतबा या तो ये लिखत पढ़त में दे दे हमको, तो हम इनको सपोर्ट करेंगे, और नहीं देंगे तो हम मैदान में आएंगे और कांग्रेस को इस मरतबा हम जो है ब्रह्मपुत्र नदी में बहा देंगे।
लोग बहुत खुश हो गए, मुसलमान बड़ी तालियां होती हैं जब ये जोशीले कौम है। वहाँ से ये बात शुरू हो गई। उसके बाद मंत्री साहब ने कहा कि हम आपको 6 महीने का टाइम देते हैं। 6 महीना इलेक्शन को ही था, आप 6 महीने में एग्रीमेंट पे आ जाइए लिखत पढ़त में, नहीं तो फिर हमें कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। एक मतबा हर महीने में मंत्री साहब ने कहा हम लोगों से कि सरकार को चिट्ठी लिखो गोगोई साहब को। वो चिट्ठी सब कचरे के डिब्बे में चला गया। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, जब कुछ नहीं आया तो मंत्री साहब ने ऐलान किया कि भाई अपनी पार्टी का ऐलान करो, हम कांग्रेस के सामने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और उस पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पे हम उसका मुकाबला करेंगे। फिर 3 मरतबा प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू कर दिया। फिर खत लिखा गया, कोई जवाब नहीं। मजबूरन बिस्मिल्लाह फिर यहीं से हुई, कभी अपनी पार्टी फ्लोट करो। मुझे हजरत ने मंत्री साहब ने बिठा के जब दिल्ली से आए ऐलान करना था तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ये पूरे लीड तुमको लेना पड़ेगा, सरकार तुम्हारी जान का भी खतरा है, ये सरकार तुम्हें जान से भी मार सकती है, तुम्हारे कारोबार को बर्बाद कर सकती है, सब इनके हाथ में है, जो चाहिए कर लेंगे, जितना नीचे जाना है चले जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि इसी में भविष्य में कामयाबी है। भविष्य में अगर ये कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत है, तो मैं जाके ऐलान करता हूँ। मेरे पीर साहब थे, हमारे सब साथी हक्के बक्के रह गए और डायरेक्ट हजरत ने मुझे हमसे कहा कि काम तुम्हें करना पड़ेगा। ना मैंने घर वालों से बात की, पिताजी जिंदा थे उनसे बात नहीं, किसी से बात नहीं, भाइयों से बात नहीं, क्योंकि वो उतरे थे एयरपोर्ट से और शाम की उनकी वापसी थी। तो मैंने कह दिया कि हजरत आप मेरे पीरो मुर्शिद हैं, जो आप कह रहे हैं मैं आंख बंद करके करूँगा। मुझे आप कहेंगे कुएं में छलांग मार दो, यही लफ्ज़ थे, तो मैं कुएं में भी छलांग मार दूंगा और मुझे यकीन होगा कि वहाँ भी जाके मुझे सही रास्ता मिलेगा। तो वहीं से ही बिस्मिल्लाह शुरू हो गया। और ये बात हुई इस बदरुद्दीन, जैसे हमने पार्टी का ऐलान किया तो तरुण गोगोई साहब के मुँह से, जो इतने ताल्लुकात होने के बावजूद उनका हमारा, जब भी हम गुवाहाटी आते तो हमारे मिनिस्टरों से बहुत मिलने की शौक वौक नहीं होता था, इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए चले जाते थे, तो सब दरवाज़ा बंद हो गया, आने जाने का अपॉइंटमेंट मिलना बंद हो गया। वहाँ से उन्होंने कह दिया हुई इस बदरुद्दीन। ये वो कहानी है जो बदरुद्दीन अजमल सुनाते हैं AIUDF के बनने की। पर एक कहानी है जो गुवाहाटी के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स भी सुनाते हैं, और उनका ये कहना है कि जैसे वो केक में हिस्सा मांगने वाली कवायद होती है ना, तो 2006 के चुनाव से पहले 2001 के चुनाव में जो समर्थन दिया गया था, 12-13 लोग जीत कर आए थे, उनको प्लम पोस्टिंग, बड़े मंत्रालय मिले, इसको लेकर रस्साकशी चल रही थी बदरुद्दीन अजमल और तरुण गोगोई के बीच। और जब इस पर तरुण गोगोई राजी नहीं हुए तब खदबदाहट शुरू हुई। आप सुन लीजिए, मैं तो सुना, हाँ अरे आऊँगा ना। ये 2001 में तो हमारी पार्टी बनी ही नहीं ना। नहीं, पार्टी तो नहीं बनी, मैं इसीलिए, मिलने का क्या फायदा होता, हमारा कोई एमएलए नहीं बना। आप सवाल सुन लीजिए फिर आपके लिए माइक पूरा। तो उन्होंने कहा कि ये जो इनके कोटे से, इनके कहे पे जो टिकट दिए गए, 12-13 ऐसे विधायक थे जो इनके असर में थे, तो उसके हिसाब से मंत्री पद मांगे जा रहे थे। उसको लेकर टसल शुरू हुई और वो टसल फिर इस लेवल पर आकर पहुंच गई कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की टकराहट थी, उसको हमेशा एक आइडियोलॉजिकल मुलम्मा पहनाया जाता है और उसके बाद पॉलिटिकल रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आपका क्या कहना है इस पॉलिटिकल कमेंट्री पर? ये निराधार है, बेसलेस है, कि 2001 तक हमारे दिमाग में भी कहीं नहीं था कि किसी दिन पॉलिटिक्स में आना है। और ना हमारी तरुण गोगोई साहब से इस किस्म के कोई मंत्री पद तो बहुत दूर की बात है, टिकट भी हमारे 1-2 आदमी को देना है, ये हमारी तरफ से कभी नहीं, हम उसमें थे ही नहीं। मदनी साहब दिल्ली से आते थे, गोगोई साहब के साथ बैठते थे, डेलीगेशन जो जमीयत के लोग हैं वो लोग साथ में जाते थे और मेमोरेंडम इसी तरीके से दिया जाता था जिस तरीके से दिया जाता है। और जमीयत के उन लोगों में आप भी होते थे? नहीं,
आप असम मुझे यूनिट के याद नहीं मुखिया थे। पड़ता, मुझे याद नहीं पड़ता कि उन 5 सालों में किसी भी, हो सकता है किसी मर्तबा गया हो, लेकिन लेन देन और उसके लिए खींचा तनाव और उसके लिए मिठाई खाने के हिस्से के बता रही, ये बिल्कुल गलत है, बेसलेस है। पॉलिटिकल माहौल के लोगों ने बनाया, और मैं समझता हूँ कि इसको अगर कांग्रेस के लोगों ने बनाया मैं कह दूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा, कि चूँकि उनको अपने मुंह को छुपाना था, अपने इल्ज़ाम को जो है वो तरदीद करनी थी उसकी, तो उन्होंने बनाया होगा। ये मैंने पहली मर्तबा आपसे पॉलिटिकल लाइफ में आज 15-16 साल के किसी भी जर्नलिस्ट ने ये सवाल मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा, इसलिए उस तरह हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया और उसकी हकीकत भी कुछ भी नहीं थी। चलिए, कई काम हैं जो लल्लन टॉप ने पहली बार किए हैं जर्नलिज्म में। नहीं, ये वाकई मेरे लिए पहली मर्तबा है। जी, ये बताइए कि जिस तरुण गोगोई सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए आपके पीरो मुर्शिद ये अंदेशा जता रहे थे कि तुम्हारा बिजनेस खराब कर सकते हैं, तुमको मरवा भी सकते हैं, फिर अभी आपने कहा कि कांग्रेस वाले ये सब फैला रहे हैं, और अब वापसी हो गई कि उसी कांग्रेस के साथ आप गठजोड़ में हैं। तो मेरा जो पहला सवाल था वो भी यही सवाल था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कांग्रेस के साथ गठबंधन, अलायंस, इसकी भूमिका कैसे तैयार हुई, किन लोगों से शुरुआत हुई? पब्लिक में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसे मतलब कैसे अलायंस बन जाता है कि दो लोग हैं, एक दूसरे के पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। ऐसा तो नहीं कि एक दिन एयरपोर्ट के कॉरिडोर में मिले और दोस्ती हो गई, कबूतर उड़ गए सफ़ेद। तो कुछ शुरुआत में मैसेंजर्स आते होंगे, सीटों को लेके आगे पीछे बात होती होगी, इश्यूज़ को लेके होती होगी, वो प्रोसेस क्या रहता है? वो प्रोसेस यूँ है कि 2005 में जब हम लोग 10 MLA जीत के आए, जी, तरुण गोगोई जी ने कह दिया ये हु इज़ बदरुद्दीन कहा, और दूसरी बात ये कहा कि बदरुद्दीन पॉलिटिक्स में बच्चे हैं, उनको हम 0 पे रवाना कर देंगे, एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। हम लोग लड़ते रहे, हु इज़ बदरुद्दीन वो कहते रहे, हम उनका जो जवाब देना है देते रहे, और एक नई पार्टी जिसने कभी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स नहीं खेला था, उसके 10 सीट आ गए। जब 10 सीट आ गए तो दिल्ली में उसी वक्त UPA के जो ऑल इंडिया लेवल पे इलेक्शन हुआ था, तो सोनिया गांधी जी की तरफ से अहमद पटेल साहब मर गए, आज नहीं है, और उस वक्त के यहाँ के आसाम के जो प्रभारी थे, प्रेसिडेंट भुवनेश्वर कलिता साहब, वो लोग आए बाकायदा मेरे कमरे में और कहा कि आपके आसाम में 10 विधायक आ गए, हम आपको दिल्ली में मिनिस्ट्री में ले लेंगे, पुरानी बातों को सब भूल जाइए और आप UPA के सरकार में आ जाइए। हमारे सारे जिम्मेदार ये दिल्ली 2009 के लोकसभा चुनाव की बात है या 2006 के विधानसभा चुनाव की बात की? 2006 के विधान तब तक आप धुबरी से चुनाव नहीं लड़े थे? मैं धुबरी में असेंबली में था, मैं खुद भी असेंबली में था, विधायक थे आप? 3.5-4 साल रहा। हमारे साथियों को ये समझ में नहीं आया, उनका यही कहना था कि जो तरुण गोगोई आपको वो इस बदरुद्दीन कह के और इलेक्शन में तुमको हराने के लिए जितनी कोशिश हो सकती थी, हमारा इस्टेब्लिशमेंट पूरा एंटी कांग्रेस था। अभी एक रातों रात आप यहाँ दिल्ली में आओगे और मिनिस्ट्री भी ले लोगे तो इसका पूरा असर, हमको लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करना है, ये हमारे साथियों का साफ कहना था। और जब लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करना है तो आप मिनिस्ट्री नहीं ले सकते, हम ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे। तो जब माना नहीं हमारे साथियों ने तो बात खत्म हो गई। लेकिन इतनी बात हुई कि जैसे ही ये बात तो आई गई, खत्म हो गई, तो हमने पार्टी ने कहा भाई इतना तो करो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नए सरकार जो भी असम में जो बनेगी वो जितने अच्छे काम करेगी हम उसको सपोर्ट करेंगे बगैर किसी शर्त के, और गलत काम करेगी एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम उसके ऊपर टोकेंगे और उसके खिलाफ करेंगे। और हमने UPA सरकार को भी उसी वक्त में एक साथ में सपोर्ट दिया कि UPA सरकार को भी हम लोग आज 10 आदमी हम लोग पूरा सपोर्ट देते हैं, अच्छे कामों का हम सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से ये बात शुरू हुई, हमारी दोस्ती शुरू हो गई, आना जाना शुरू हो गया अहमद पटेल के जरिए? अहमद पटेल साहब के ज़रिए से। उस वक्त दिग्विजय सिंह यहाँ के प्रभारी थे, उनसे मेरे पर्सनल बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो ये सब के ज़रिए से बातें चलती रही और मामला बढ़ता रहा। हमेशा दिग्विजय सिंह जी का ये कहना था
होता था, यार बदरू भाई इन चक्करों में कहाँ पड़ते हो, तुम बिजनेसमैन हो, जाओ अपना बिजनेस करो, एमएलए बन गए, यहाँ हम लोग सब मिलकर संभाल लेंगे, तुम अपना कारोबार वारोबार करो और आ जाओ हम लोगों के साथ, गठमट हो जाओ, मतलब घुस जाओ हम लोग पार्टी को अपने कांग्रेस के पास सरेंडर करा दो। तो हमने कहा ये तो जीने मरने वाली बात है, निकल गए तो निकल गए। अब मैदान में आ गए, लोगों ने 10 सीट दे दी पहली ही मरतबा, तो आइंदा तो हमको बड़ी उम्मीदें दिख रही है। तो उनको बहुत शुक्रिया के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, लेकिन वो जब भी मिलते हैं ये कहते हैं बदरू भाई सोचो यार, कहाँ झमेले में पड़ो, अपना जाओ बिजनेस करो। तो दिल्ली वाले अहमद पटेल साहब, मुशीरा किदवाई, मेरी बड़ी पुरानी मतलब मैं उनको आंटी बुलाता हूँ हमेशा, उम्र के हिसाब से आना जाना था। तो एक मरतबा वो भी प्रभारी रही दिग्विजय सिंह से पहले, तो वो भी घर पे बुलाती, अरे मियाँ बदरुद्दीन क्या चक्कर में पड़ गए यार, सब ख़त्म करो, झमेला मिला देते हैं और कांग्रेस के अंदर गुटमुट हो जाओ और आपके लोगों को इज्जत देंगे ना, हर मरतबा जैसे जैसे आप कहेंगे करेंगे। हमने उनको भी जवाब दिया शुक्रिया के साथ, लेकिन ताल्लुकात हमारा रहा दिग्विजय सिंह से भी, और सबके अंदर मेन कड़ी रहे मरहूम हमारे अहमद पटेल साहब, उनके ज़रिए से ये सब बातें चलती थी। तरुण गोगोई नहीं बोलते थे आ जाओ, उनके दिल्ली वाले सिपा सालार बोलते थे। हाँ, दिल्ली के सब लोग बोलते थे, तरुण गोगोई से तो हमारा बहुत ही खट्टा खट्टा चल रहा था, मीठा नहीं चल रहा था, बहुत कड़वा चल रहा था, बयानात भी वो भी देते थे, हम भी देखते, अब हमारे अंदर भी ताकत आ गई थी, 10 एमएलए हमारे पास थे, हमने असेंबलीज में बाकायदा खुल के उनके जितने खिलाफ करने हैं वो सब किया, ओपोजिशन का रोल अदा किया, तो खटाई बढ़ती गई, मिठास में नहीं तब्दील हुई। लेकिन उसके बाद एक वक्त आया जब इन लोगों ने समझ लिया कि ये सरेंडर करने वाला आदमी नहीं है, यूडीएफ सरेंडर करने वाली टीम नहीं है, पार्टी नहीं है। तो आहिस्ते आहिस्ते इन लोगों ने कहा, मुझे दिग्विजय सिंह आए इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद वाला जो इलेक्शन 2011 में, और यहीं गुवाहाटी से फोन किया, मैं हुजाई जा रहा था, रास्ते में था अपने घर, अरे बोले बदरू भाई आ जाओ, बैठ जाते हैं और आपस में कुछ समझौता कर लेते हैं, इस मरतबा मिल के लड़ते हैं। तो मैंने कहा कि आप कह रहे हैं दिग्विजय साहब, राजा साहब, लेकिन तरुण गोगोई साहब ये होने नहीं देंगे। अरे बोले मैं प्रभारी हूँ, कैसे नहीं होने देंगे। मैंने कहा फिर आप बात करिए, हम भी कहाँ चाहते हैं यार ये सब झमेलों में घूमे फिर अपना काम। उन्होंने तरुण गोगोई जी से बात की, तरुण गोगोई ने साफ इनकार कर दिया, वो दिल्ली वापस गए। तो फिर उन्होंने मुझे जो है, इस बीच में इस कश्मकश में 3-3.5 साल गुजर गए। मैं जो हमारे धुबड़ी में जहाँ से मैं खेलता हूँ, वहाँ के वो जो एमपी साहब थे, वो अचानक उनका डेथ हो गया। तो लोगों ने, पार्टी के लोगों ने प्रेशर दिया कि भाई ये मुस्लिम इलाके का सबसे बड़ा सीट है और सबसे बड़ा असर है इसके ऊपर, जिसका होल्ड हो गया पूरे आसाम में, माइनॉरिटीज़ बेल्ट के ऊपर उसका होल्ड रहता है। इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ भी लिए और अल्हम्दुलिल्लाह जीत भी गए। कांग्रेस वालों ने जान तोड़ की कोशिश कर ली मुझे हराने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे वोटों से मैं जीत गया। जब मैं दिल्ली पहुंच गया तो इनसे और कुर्बत हो गई, अहमद पटेल साहब से, दिग्विजय सिंह से। तो दूसरे इलेक्शन के अंदर वो चला गया 6 का, बीच में 5-5 साल गुजर रहे। फिर जब इलेक्शन आया तो दिग्विजय सिंह साहब फिर गर्म हुए और उन्होंने मुझे कुछ बड़े भाई के हिसाब से डांटा भी, कहा ये सब यार तुमको बोल रहे हैं, अब आ जाओ पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के हिसाब से करो। कैसे करना है कि मैं तरुण गोगोई की जिम्मेदारी लेता हूँ, आ जाओ बैठ के बात करके सीटों का बंटवारा कर लेते हैं, आप लोगों को भी हम कुछ अच्छी सीट दे देंगे और मामले को रफा दफा करो। ये हम लोग जो अलग चल रहा है इसका नुकसान हो रहा है। अच्छा, नुकसान होने ही लगा था कि कांग्रेस को जितना पहले सीटें आनी थी वो नहीं आ रही थी, हमारे और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारे हो रहे थे, उसके बाद वोट बंटवारे हो रहे थे। बंटवारे की वजह से दूसरे जो पार्टी के लोग हैं, एजीपी और दूसरे लोग, तो उन लोगों को उसका मौका मिल रहा था, वो जीत रहे थे। तो यहाँ तक हुआ कि भुवनेश्वर कलिता साहब प्रेसिडेंट थे असम के, दिग्विजय सिंह हमारे क्वार्टर के बिल्कुल सामने रोड के उस तरफ रहते थे। हमारे यहाँ के जो प्रभारी है 2-3 जिम्मेदार, वो लोग गए और हमने बाकायदा बैठ के एक लिस्ट बना ली
दिग्विजय सिंह जी के साथ। हमारा यही कहना था कि देखिए तरुण गोगोई का मामला आपका है, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि तरुण गोगोई मानेंगे करके। लोग कहते हैं कि बहुत जिद्दी है, तो हमारा तो इतना तजर्बा नहीं जिद का मामला। प्यार का मामला तक हम लोगों ने देखा था, जब जिद का मामला हुआ तो पूरी लिस्ट बन गई, सीटें यहाँ की इतनी इतनी सीटें हम लेंगे, इतने यूडीएफ वाले लेंगे। दिग्विजय सिंह का साइन हो गया, हमारे जनरल सेक्रेटरी के उनका साइन हुआ, मेरा हुआ, और प्रभारी आपके भुवनेश्वर कलिता थे, उनका साइन हो गया। इंचार्ज थे ओवरऑल गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनको भी लेके जाके दिखा दिया गया। ये सारे मरहले होते रहे। लास्ट दिन जिस दिन तो आसाम के लोगों को उन लोगों ने बुलाया, उसमें तरुण गोगोई साहब ही थे असल। तरुण गोगोई साहब ने वो कागज़ लिया, क्योंकि वो सीनियर आदमी थे, मैडम से डायरेक्ट उनका ताल्लुक था, गांधी फैमिली से उनका डायरेक्ट मिनिस्ट्रियों में रह चुके थे राजीव गांधी के साथ, और उस ज़माने में शायद पढ़ने के भी कुछ साथी वाती थे, नहीं मालूम। उन्होंने कागज़ लिया और यूँ फाड़ के 4 टुकड़े करके फेंक आप लोगों के सामने ही? सबके सामने। हम नहीं थे वहाँ, अच्छा, कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के नेताओं के सामने सब लाजवाब हो गए। अब उसके बाद जिसको भी टेलीफोन करो टेलीफोन से भाग रहा है। फिर दिग्विजय सिंह नहीं मिलते थे कि भद्रू भाई आ जाओ? बद्रू भाई आ जाओ, नहीं शर्मिंदा थे बेचारे। हाँ। ऐसा नहीं, वो शरीफ आदमी है, आज भी है, और बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। तो हमें आसाम का जो प्रभारी है भुवनेश्वर कलिता, उन्होंने बताया कि बद्रू भाई रात को ऐसा ऐसा हादसा हुआ, अब हमारे पास सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं है, फिर वापस लड़ेंगे। मैंने कहा भाई जो नसीब में जिसके लिखा था वही होगा, उसके हिसाब से फिर वो आगे बढ़ता गया। आखिरकार ये हुआ कि तरुण गोगोई साहब किसी तरीके से नहीं माने। इस मर्तबा गए मर्तबा का जो नतीजा आया, उससे तरुण गोगोई साहब की आँख खुली, और उन्होंने प्राइवेट महफिलों कहना शुरू कर दिया कि भाई इस मर्तबा अजमल को बगैर मिला के कोई चारा नहीं है। आप लोगों ने 18 सीटें जीती थी? हम लोगों ने 18 सीटें जीती थी 2011। जी। तो उन्होंने अपने प्राइवेट महफिलों में, तो दोस्त सुन के भी, हमारे दोस्त उनके एमएलए लोग हमारे दोस्त, तो ये बातें बाहर आने लगी कि तरुण गोगोई साहब ज़रा नरम पड़े हैं। तो फिर हमारे दरमियान के लोग जो उनके एमएलए भी थे, वो लोग बीच में आए, और कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो बैठने लगे बाकायदा। आज से अभी 6-7 महीना पहले, 6-7 महीना पहले हमारे 3-4 प्रभारी, उनके 3-4 प्रभारी दोनों तरफ से, और उनके घर में मीटिंग हुई, पहली मीटिंग, और उसमें ये हुआ कि भाई इस फार्मूले के ऊपर बाकी फार्मूला बनाया जाए और हम लोग मिल के लड़ेंगे। इस मरतबा महागठबंधन के सिवा कोई चारा नहीं है, गठबंधन करना ज़रूरी है, सीटों का बंटवारा नहीं होने देना है, हमें आपस में बांट के जो कुछ करना हम लोग अपना आपस में करेंगे। और मेरा खुद वो वकालत हमारी करने लगे, इतना ज़्यादा पहले वो खिलाफ थे, हमारी वकालत करने लगे कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। टीवी वालों ने जा जाके पूछा तो उन्होंने डांट भी दिया। ये पॉलिटिक्स से मजाक नहीं है। उनके कुछ कांग्रेस के लोग गए, उनको भी डांट दिया, मैं तुम्हारे से पॉलिटिक्स ज़िंदगी भर पॉलिटिक्स खेला हूँ, मैं गलती पे था। ये आज भी एक संवादक हमारे साथ बेचारे जर्नलिस्ट थे आपके इंडिया टुडे के, एनडीटीवी के मेरे साथ फ्लाइट में गए थे, तो उन्होंने भी बताया कि उनकी बातचीत बाकायदा तरुण गोगोई साहब से हुई, और तरुण गोगोई ने इकरार किया कि हमारी गलती हुई। इतने दिन अजमल के साथ हम लोग दूर रहे, वो हमारे दुश्मन नहीं है, और बगैर उसके कोई चारा नहीं है, हम लोगों को मिल के लड़ना ज़रूरी है। तो ये बातें यहाँ से फिर दिल्ली भी जाने लगी, दिल्ली में भी बातचीत शुरू हो गई। अहमद पटेल साहब आ गए बीच में कि भाई अब तो तरुण गोगोई नरम पड़ गया, आप क्या कर लो सब मिल के। हमने कहा हम तो इंतज़ार में हैं, 2-2, 3-3 मरतबा से इंतज़ार में है, यहाँ तक बातें हुई, आप गवाह हैं, तो इस मरतबा करेंगे। उसके बाद अल्लाह की मर्ज़ी, आहिस्ते आहिस्ते उनको कोविड का वो हो गया, कोरोना हो गया, उसी में वो बेचारे चले गए हॉस्पिटल से। तो अब उसके बाद जो दिल्ली में बहुत ही जल्दी, मैं समझता हूँ बहुत देर से नहीं, अहमद पटेल साहब भी, उनके ऊपर भी अटैक आ गया, वो भी दुनिया से चले गए। तो हमारी एक कड़ी और ख़त्म हो गई। तरुण गोगोई साहब थे, वो एक कड़ी और ख़त्म हो गई। हम आहिस्ते आहिस्ते नए नए लोगों ने उनके जगह लेना शुरू किया। तो
जिस प्यार मोहब्बत से मैं चाह रहा था कि वो हो जाता, और वाकई वो करते भी गोगोई साहब, जब नरम पड़ गए थे। वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जहाँ तक भी हुआ। बस इतना है कि उस समझौते, हमारा अपना डिमांड हमारे लोगों ने 31 सीटों की रखी थी। 31 31 तो लोगों का ये कहना था भाई 18 सीट तो हम तो आपके साथ लड़के ला चुके हैं, आपके साथ लड़के हम लोग ला चुके हैं, आपकी मिनिस्ट्री थी, लड़के ला चुके हैं। तो दिल में ये था 25-26 सीट के ऊपर हो जाएगा, तो 31 सीट का डिमांड दिया, 25-26 तक आए भी लोग, लेकिन वो लोग ज़्यादा कुछ अकड़ गए। कौन लोग? जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल, गौरव गोगोई? मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, सारे बेचारे अब तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और देखिए, जहाँ पे बैठते हैं निगोशिएशन में, वो दुश्मनी का निगोशिएशन नहीं होता, क्योंकि करने के लिए बैठे थे, लेकिन ये है कि हर आदमी अपने मतलब की देखता है। तो ये हुआ, करते 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 आखिर के मीटिंग में मैं जाके बैठा, तो 14 सीट पे ये लोग आए जो डायरेक्ट हमको 31 से 14, ये तो मतलब बड़ी बुरी डील है, और आप तो बिजनेस में अच्छी डील्स करने के लिए जाने जाते हैं। नहीं, वो नहीं। बिहार में क्या हुआ? आपके समर्थक भी यही पूछ बिहार रहे में क्या हैं, हुआ? आपके समर्थक यही पूछ रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखिए, तो फिर आप इतने कम पे क्यों राजी हो गए? बिहार में क्या हुआ? हमें एक चीज को धोना था अपने चेहरे से, कि हमेशा गठबंधन जितनी बार गोगोई साहब ने तोड़ा, इल्जाम मेरे ऊपर दे के तोड़ा गया कि बदरुद्दीन नहीं चाहता। हमने इस मरतबा कहा चाहे 14 हो, लेकिन मैंने देखा हिसाब निकाल के, यहाँ आप बोल सकते हैं मैंने एक बिजनेसमैन के हिसाब से सोचा कि अगर 31 सीट हम पूरा ले लेते और दोनों पार्टियां लड़ती, तो फिर बात तो वही थी, उसमें शायद 14-13 पे हम जाके अटक जाते। 14 सीटें हमको क्लियर मिल रही हैं, जो कांग्रेस वाले वहाँ कोई सामने कैंडिडेट नहीं देंगे। मैंने देखा ये 14 तो हमारे पक्के हैं, 5 सीट के ऊपर फ्रेंडली है। तो जो सीटें दी गई, हमने देखा कि उनके सिटिंग मिनिस्टर्स है 3-3 टाइम के, इतने स्ट्रॉन्ग पिलर्स, उनको दिया हमारे नए फ्रेश बच्चों के सामने। लेकिन वो एरिया ऐसे थे, इससे पहले वही बंटवारे में ये सीटें हारे गए थे। तो हम लोगों ने हिसाब किताब करके देखा कि इंशाल्लाह 5 में से, मुझे पूरी उम्मीद है अभी भी कि उन 5 में से उनके सिटिंग MLA 2-2, 3-3 मरतबा के, बागबर में एक शेरमान अली करके 3rd टाइम है, शुक्र अली 4थी मरतबा MLA बन चुके हैं और 3 मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। उस सीट को भी हमने चैलेंज में लिया। ये छोटी मोटी बात नहीं थी। नहीं, बात ये पूछी जा रही है कि ये फ्रेंडली फाइट क्या है, जरा ये तो समझाइए। हाँ, देखिए यही तो बात है। हम ये समझ रहे थे कि कांग्रेस वाले बिहार से नसीहत लिए होंगे। हमने समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई जहाँ हमारा बेस है, उन जगहों पे कम से कम सीटों को हमको दे दो। अल्टीमेटली तो आपको ही आने वाला है, जब गठबंधन की सीट है, जब हम जीत के लाएंगे तो वो आपके पास ही आने वाले हैं। यहाँ 14 है, 5 अगर हम लोग और दे देंगे, आप जो फ्रेंडली के अंदर नहीं बल्कि क्लियर, तो आप हमको 15 देंगे, 15 आप लेंगे, तो वो 15 आपके क्लियर, हमारे ये 15 क्लियर, दोनों मिला के 19 के करीब हो जाते हैं। लेकिन वो लोग बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे। हमने किसी सूरत से बदनामी फिर से अपने ऊपर लेना, और इस मरतबा का जो हाल है ख़ास करके, हमने ये मुनासिब नहीं समझा कि चलो एक मरतबा और बदनाम हो जाए, लेकिन सीट ले लें। और गठबंधन हो गया है, बदरुद्दीन ने इसके ख़िलाफ़ नहीं किया, गठबंधन बदरुद्दीन नहीं चाहता। वो क्या करते थे कि याद आया, वो हमेशा ये करते थे कि गठबंधन होने वो नहीं देते थे, और ये कहते थे बदरुद्दीन अजमल जो है ये बीजेपी के साथ मिला हुआ है, अंदर अंदर से मिला हुआ है, इसलिए ये कभी भी गठबंधन होने नहीं देगा। जब बार बार वो हारते गए और एक हद तक पहुंच गए, तो फिर उनको जाके यकीन हुआ कि नहीं, ये सब इल्ज़ाम पुराने हो गए, सब छोड़ छाड़ के ख़त्म करो और गठबंधन करो और लड़ो, फिर देखो अल्लाह। आपकी कहानी यहाँ तक पहुँच गई है, एक बार फिर से जो कहानी आप बता, हाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, जो कहानी आप बता रहे हैं और जो कहानी पावर कॉरिडोर्स में, जी, जिसमें आपके समर्थक भी शामिल हैं,
वो ये कह रहे हैं कि देखिए अभी बदरुद्दीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया के इंटरव्यूज़ में दिखा रहे हैं कि साहब हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने सीटें छोड़ दी, लेकिन असलियत तो ये है कि 2011 में 18 सीटें जीतने वाले बदरुद्दीन अजमल की जो पॉलिटिकल पावर थी और पॉलिटिकल बार्गेनिंग की जो पावर थी वो भी कम हो गई, क्योंकि 2014 में 3 सीटें जीते तो 19 में 1 सीट जीते, 18 से घट के 2016 में कितने पर आ गए। तो बोले अब ये दिया भी कमज़ोर हो गया, वो दिया भी कमज़ोर हो गया, लेकिन अब वो ऐसे दिखा रहे हैं कि साहब हमने बड़ा दिल दिखाया। देखिए, लोकसभा जो इससे पहले वाला हुआ जी उसमें दिल्ली की लीडरशिप उस वक्त हरीश रावत जी इंचार्ज थे, जी, उत्तराखंड वाले। आसाम के प्रेसिडेंट यही है जो रिपुन बोरा साहब अभी हैं, अभी भी वो थे, और 2-3 उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो रह चुके हैं पहले, वो बातचीत के अंदर थे कि लोकसभा में भी हम लोग को ये फ्रेंडली वो कर लेना चाहिए, गठबंधन, सीटें बांट लो भाई, ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि आप आसाम में 14 सीटें हैं, आप हमको 3 सीट दे दो, हम 3 सीट पहले ले चुके हैं, फेयर डील है, 3 सीट दे दो और आप बाकी 11 पे लड़ो, और हम पूरी ताकत अपनी लगा के जितने माइनॉरिटीज़ के वोट्स हैं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाओगे, पार्लियामेंट में जाओगे, बीजेपी कम से कम हो जाएगी। बाकायदा बैठे हुए बातचीत हुई। यह है कि हमारी गलती के भाई लिखत पढ़त में हमने कुछ नहीं किया। जो हमारे 2-3 यहाँ से गए थे, हम लोग एक साथ में बैठे, बाकायदा हल्का फुल्का कुछ मंगाया गया, और जेंटलमैन प्रॉमिस इस तरीके से 4-5 आदमी मिलकर हाथ मिलाया गया, जेंटलमैन प्रॉमिस हो गया, हम चले आए। यहाँ आने के बाद अचानक ये मालूम होता है कि साहब बोरपेटा हमारे अंडरस्टैंडिंग में था, उनको उन्होंने सीट दे दिया। करीमगंज हमारा अंडरस्टैंडिंग में था, मेरा सीट तो मेरा था ही, उसमें तो कोई मामला ही नहीं था। दोनों सीट के ऊपर वादा हमारे से तोड़ दिया गया। हम परेशान रह गए, इतने परेशान कि ये क्या हो गया। इतने बड़े लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो दुनिया में फिर सच्चाई का क्या रहेगा और ईमानदारी कहाँ से रहेगी। बड़ी कोशिश हमने की, राहुल गांधी जी से मैंने बात की, अहमद भाई पटेल को भी डाला बीच में। राहुल गांधी जी ने मुझे कहा, अजमल साहब मैं देख रहा हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए, बातचीत हो गई थी तो होना चाहिए। मैंने कहा देखिए आप, वो देखना आज तक देखना नहीं हुआ। इलेक्शन भी हो गया, 1 सीट कांग्रेस जीत गई, करीमगंज वाले सीट में हमारा कैंडिडेट MP 7,500 वोट से हारा, क्योंकि कांग्रेस का भी था, कांग्रेस वाला तो बहुत बुरी तरीके से हारा, और बीजेपी का वहाँ से निकल गया। तो ये सब होता रहा, ये सब मरहले गुजरते रहे हमारे ऊपर। तो इस तरीके से ये दोस्ती का जो मरहला है ये आगे बढ़ता रहा। ये 2 सवाल मेरे हैं और फिर मैं अगले सवाल पे जाऊंगा, मतलब अगले मसले पर जाऊंगा। जो पार्टी बनी ही इस बिना पर कि साहब स्टेज पर मुख्यमंत्री राजी नहीं हो रहे हैं लिखित में देने को, वो पार्टी 14 साल बाद ये कह रही कि हमारी गलती रही कि हमने रिटर्न में नहीं लिया, तो इतिहास का सबक नहीं आया है? या राहुल गांधी इतने कमज़ोर थे कांग्रेस में 2019 में लोकसभा अध्यक्ष होते हुए, तो गड़बड़ी कौन कर रहा था? राहुल गांधी कह रहे हैं हम देखते हैं। राहुल गांधी देखिए, उस मामले में चूँकि ऑफिस से कह दिया गया था हाईकमांड के मेन हरीश रावत जी हैं और यहाँ का आसाम का जो प्रेसिडेंट है वो है, बात हो गई। यहाँ के 2-3 कैबिनेट मिनिस्टर गए, तो हमने इतनी गहराई से सोचा भी नहीं कि ये सब बदल भी हो सकता है। ये सब क्यों बदली हुआ, कैसे हुआ, एक माजरा है, किसी न किसी दिन ये निकलेगा। लेकिन हमारे साथ हुआ। राहुल गांधी जी इस पूरे मामले में, उनके पास रिपोर्टिंग वो लोग कहते थे कि हम कर रहे हैं, हमारा उनसे डायरेक्ट कुछ मामला नहीं था। अल्टीमेटली ये हुआ। अब बड़े से बड़े लोग भी, शाने लोग भी धोखा खाते हैं, हमने भी खा लिया। लेकिन इसका दुख हमको ज़िंदगी भर रहेगा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था जो हुआ। और लोग ये कह रहे हैं कि आप उन्हीं पार्टियों के साथ हैं और अपने सपोर्टर्स से कह रहे हैं कि आप मेरे कहने पर इन पर भरोसा करिए। आप धोखा खा रहे हैं लगातार उनसे,
और अब आप पब्लिक से, अपने सपोर्टर से कह रहे हैं कि आप भरोसा करिए, और फिर वो सपोर्टर ये भी पूछ रहे हैं कि ये कितने दिन चलेगा, जीते हारे जो कुछ भी हुआ, ये गठबंधन कितने दिन चलेगा? गठबंधन हो गया ना, अब तो लिखत पढ़े में हुआ। पहली मरतबा जैसे आप कह रहे हैं गलती हुई, तो इस मरतबा गलती नहीं हुई, दोहराई नहीं गई, लिखत पढ़त में ले लिया गया। उन लोगों ने भी साइन किया, जिम्मेदारों ने, हमने भी साइन किया। इस रिश्ते की उम्र कितनी है? जी देखिए, मेरे ख्याल से तो अच्छी उम्र होनी चाहिए, अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा हम नहीं कह सकते। सर, इसको शास्त्रों में ओपन एंडेड रिप्लाई कहा जाता है कि साहब अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अब वो अच्छी उम्मीद 1 महीने में भी खत्म हो सकती है, 10 वर्ष भी चल सकती है। ऐसा तो नहीं है। दुनिया में आज जितने गठबंधन हो रहे हैं या हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के या दूसरे मुल्कों के भी अगर होते हैं, तो अच्छाई की उम्मीद पे ही किया जाता है। तोड़ने के लिए तो कोई भी किसी वक्त अचानक बोल दे कि मैंने तोड़ दिया, तो तोड़ दिया, आप उसको कैसे रोकेंगे? बिल्कुल ठीक है आप। बदरुद्दीन साहब, हमारी 2 टीमें हैं जो पिछले 15 दिनों से डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया वहाँ से जी घूम रही हैं, बराक वैली वगैरह। पानी दीजिए भाई, ये रखा हुआ है शायद, ये असल में क्या, आज पूरे दिन से थके हुए आए थे। नहीं, वो इतना हेक्टिक हो जाता है। चाय भी नहीं पी हमने। आप मंगवा लीजिए, चाय बीच में पी सकते हैं। एक लहर है ना, जी जी जी, बिल्कुल जाता है तो फिर मजा नहीं। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि 2 टीमें हमारी हैं जो असम का पूरा दौरा कर रही हैं। जब वो बराक वैली में पहुंचती हैं, जिसको AIUDF का एक मजबूत टर्फ माना जाता है, तो रेंडमली खूब सारे वोटर्स से बात करने में जो ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि हम उनके समर्थक हैं, पर शिकायतें कर रहे हैं। उनकी 3 शिकायतें हैं, और उन 3 शिकायतों पर बतौर AIUDF प्रेसिडेंट मैं आपका वर्जन जानना चाहता हूँ। पहली बात, वो आपकी 2012 की दलीलों को याद कर रहे हैं, जब बोडो और बंगाली भाषी मुस्लिमों के बीच हिंसा हुई थी, और तब आपने तमाम तकरीरें दी थी, तमाम बातें कही थी, और अब आप बोडो पीपल्स फ्रंट के साथ अलायंस में हैं। तो आपका काडर आपके इस अलायंस को लेके कंफर्टेबल नहीं है। देखिए, जिन लोगों को पॉलिटिकल का समर्थक हैं, जान देने वाले समर्थक हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का उनको ज्ञान नहीं है, तो वो इस किस्म के, आज इस मर्तबा हमारी लड़ाई बीजेपी जैसे पावरफुल पार्टी से है, जो आज पूरे हिंदुस्तान को एक हिसाब से बेच चुकी है। धर्म के ऊपर उनका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा है। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और बाकी जो कुछ भी वो करना चाहते हैं। तो हमारे सामने इतना बड़ा चैलेंज है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर याद रख के बैठेंगे। पॉलिटिक्स में महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने भी वहाँ जाके पावर शेयर किया, और भी बहुत जगहों में, छोटे छोटे जगहों में भी बीजेपी ने पावर शेयर किया। ऐसे ऐसे लोगों को लिया जो बीजेपी को खुलेआम गालियाँ देते थे, बड़े बड़े लीडरों में, उनके साथ भी समझौता हुआ, उनको लिया और मिनिस्ट्री दिया गया। एक एक आदमी को लिया गया जो उनके खिलाफ थे, और उनको मिनिस्ट्री भी, इसलिए कि वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो देश के ऊपर राज करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ जो है छोटी छोटी चीज़ों को लेके बैठेंगे, लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ था और फिलहाल इलेक्शन में, आज को देखो और आगे को देखो। आज को अगर आप नहीं देखोगे तो आगे भी ठीक नहीं कर पाओगे। यही BPF के लोग, बोडो के लोगों के साथ हमने मुखालफत की। उनके ऊपर जितने इल्ज़ामात लगाना था, जितने केसेस कराने थे, हमारी पार्टी ने तकरीबन 43,000 हम लोगों ने केसेस किए, बाई नेम FIR किए, जो कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं होगा, धुबड़ी में हमारे पास ऑफिस में। लेकिन जब हालात ऐसे आते हैं कि अब मुकाबला करना है और बीजेपी को यहाँ से भगाना है, उसके लिए ज़रूरी था कि हम जितनी पार्टियां अब मिले हैं, ये सब महागठबंधन के आ जाएं। खाली कांग्रेस आने से नहीं होगा, खाली बदरुद्दीन आने से नहीं होगा, BPF को भी आना पड़ेगा, क्योंकि उसका कम से कम 8 सीट, अगर वो UPPL अगर नहीं आया होता तो वो 12 सीट लाता। एक आदमी के पास 8 सीटें छोटी मोटी बात नहीं है। ये पॉलिटिक्स अलायंस के लिए, जो लोग पॉलिटिक्स को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उनके दिलों में तो दुख है कि साहब यही BPF वालों ने मारा हमको,
और हमारे 4.5 लोगों को 5 लाख लोगों को बेघर कर दिया। लेकिन पहली मरतबा आसाम की हिस्ट्री में हुआ, यूडीएफ रहने की वजह से 1.5 से 2 महीने के अंदर ये सारे लोग अपने घरों को वापस गए। इससे पहले के, आज से 25 साल पहले के जो दंगा में और फसाद में कई जगह में आसाम में हुआ, वो आज भी कैंपों में पड़े हुए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। आपने तो ये कह दिया कि ये लोग पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, पर ग्राउंड पे मोबिलाइजेशन का काम तो आपका यही काडर, यही सपोर्टर करता है। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि वो उस मैलिस को भुलाकर एक बूथ पर एकजुट में वोट डालें? वो तो आप देख लेंगे, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने 5 सीट दिया है बराक वैली में, और इंशाल्लाह 5 के 5 सीटें हमारी निकल के आ रही है। यही वर्कर्स है हमारे जो जान दे के जब हम कह देंगे, पहले उनको झिझक तो होगा, हर इंसान को जिसको अल्लाह ने दिमाग दिया है करेगा, लेकिन जब ऑर्डर इज़ ऑर्डर, जब ऑर्डर मिल गया तो वही लोग जान भी देंगे, वही लोग हमको वोट भी ला के देंगे, वही लोग हमको जिता के भी देंगे। हैलाकांडी समेत कई जगहों पर लोगों ने कहा कि साहब हम तो जान देते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो अजमल साहब जो इन्फ्लुएंशियल, रसूख वाले, पैसे वाले, और उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल किया कॉन्ट्रैक्टर टाइप के लोग, टिकट उनको मिल जाता है, जो पार्टी के लिए रगड़े हैं उनकी बारी पीछे छूट जाती है। ये ऑन कैमरा है सारी चीज़। बहुत अच्छी बात है, यही कहना चाहिए। गए मरतबा हैलाकांडी ने हमने 3 सीट दिया इसी बुनियाद पर, जैसा आप कह रहे हैं, तो हमारे लोगों ने कहा। मैं इसको 100% मान लेता हूँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जो मेरे लोगों ने कहा वो बिल्कुल सही है। वो 3 जो लोगों को जिताया किन लोगों ने, मैंने तो खाली टिकट दिया। इतने अच्छे अच्छे वोटों से, एक 35,000 से जीत गया, एक मालूम है 60,000 से जीत गया, एक 25,000 से जीत गया। वो जिताने वाले कौन लोग हैं? मैं तो नहीं हूँ मैदान में, हम तो वोट दे दिए। एक मरतबा में चला गया, हेलीकॉप्टर का एक प्रोग्राम कर दिया, एक 2-2 हर इलाके में 2-2 लैंडिंग किया हमने और छोड़ के चले आए। सेम इल्ज़ाम इस मरतबा मेरे ऊपर है, तो आप कह रहे हैं उससे ज़्यादा है। और टिकट हमने दिया, टिकट देने के बाद 15-20 दिन के बाद हम गए, और 3 दिन में हमने 2-2 मीटिंगें की एक एक कैंडिडेट के यहाँ। जिन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए आप पैसा लेन देन की बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर लोग हो रहा है। इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि यही वोटर्स लोग इज्जत के साथ उनको जिता के देंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं सही था, ये सिलेक्शन सही था। कुछ लोगों को जो टिकट लेने आते हैं उनको उससे इख्तलाफ है, क्योंकि मुझे भी टिकट चाहिए, आपको भी टिकट चाहिए, आपको भी टिकट चाहिए। तो वो नाराज लोग फिर इस तरह वो नाराज लोग इस तरीके से बातें करते हैं। हम जो है हैलाकांडी के लोगों को खासकर मैं कहूँगा, मैंने कम से कम 7 मरतबा उन लोगों को बुलाया गुवाहाटी, जितने 8 लोग थे, और सबसे कहा भाई देखो तुम लोगों में से किसी एक को भी टिकट मिलेगा। तो इन लोगों ने 8 ने मिलकर एक के बारे में कहा कि इसको टिकट ना मिले, बाकी जिसको भी आप देते हो हम मान लेंगे। मैंने कहा फिर इसका मतलब इसी को टिकट मिलना चाहिए, ये काबिल आदमी है, जीतने के लायक है, इसको टिकट मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि टिकट दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी पहले की बात थी, लेकिन अगर मैंने दे दिया तो आप लोगों को वोट देना पड़ेगा। तो अभी मैं जाके आया, 3 दिन पहले ही आया, परसों ही आया। बाकी सब लोग आ गए, एक ही आदमी रह गया जो उस गठबंधन के सपोर्ट में नहीं आया। लेकिन हालात ऐसे हैं जिसके 8 लोगों ने मुखालिफत की थी, एक स्टेज पे 6 लोग साथ में उसके हैं, और हर जगह मीटिंगें कर रहे हैं, और वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोटों से जीत के आएगा। आपके तमाम नए दोस्तों की बात कर ली, अब आपके एक पुराने दोस्त की मैं चर्चा करना चाहता हूँ, हेमंत बिश्व शर्मा। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, हाँ? बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। कब से दोस्ती शुरू हुई आपकी उनकी? 2003-4 से? नहीं, हमारी दोस्ती तो पॉलिटिक्स में आने से बहुत पहले से। अच्छा। कांग्रेस में हम लोग का आना जाना था। हाँ। और हितेश्वर सैकिया साहब के ज़माने से? साहब के ज़माने से। हाँ। ये ले लीजिए आप, गोगोई साहब जब आए तो वो 3 मंत्री बने जी। उस वक्त तो वो बच्चे थे, स्टूडेंट, और ये सब वगैरह। इधर शशेखर साहब के यहाँ चाय वाला के देना उनका काम था। वो दोस्ती हमारी है। एक बात तो है, देखो भाई, दुश्मन भी अगर हो, अगर उसके अंदर कुछ अच्छे क्वालिटीज है तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्या अच्छी क्वालिटी है हेमंत बिश्व शर्मा के अंदर?
आज के आसाम में, जी मैं गिनवाने नहीं जाऊंगा, हमारे कांग्रेस वाले या आपके मीडिया वाले ही दूसरे लोग इसको उठा लेंगे, हाँ, उठा लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जी आज के आसाम में लोग हैं बराबर के, कांग्रेस में भी अच्छे अच्छे लीडर हैं, लेकिन उसकी अपनी बात अलग है, उसका एक अपना क्वालिटी है। आज भी वो कहता फिर रहा है कि रिजल्ट आने के बाद देखो राजौर दल जो निकला हुआ है अखिल गोगोई का, वो भी मेरा है। जो आंसू से निकल के नौरिन ज्योति ने वो बनाया, पार्टी बनाया, वो भी मेरा है। साहब कह रहा है कि रिजल्ट के बाद पता चलेगा कितने लोग मेरे हैं। तो वो इस मामले में मास्टर माइंड है। पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं वो अल्लाह जानता है, हमें नहीं मालूम। जो आता है उसको दोनों हाथ से पैसे बांटता है। इलेक्शन से पहले कितने लोग उसके यहाँ बिके हुए हैं या उसके पैसे के लड़ रहे हैं, ये हमें किसी को नहीं मालूम। ये तो आपके गठबंधन के लोग भी हो सकते हैं, कई ऐसे हो सकते हैं, हो सकते हैं। हमारी पार्टी की भी अल्लाह ना करे, ये उम्मीद तो कम है, लेकिन हो सकता है किसी ने मदद लिया होगा उसकी। तो इसलिए देखिए, एक साथ में 4-4 कैबिनेट मिनिस्टर रहना, 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर रहना, 5 साल हुआ, 2.5 साल के बाद बदल देते गोगोई जी, नहीं बदल पाए, 5 साल रखा, फिर वापस मिनिस्ट्री आई, फिर मिनिस्ट्री दिया, कैबिनेट मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद आई, फिर मिनिस्ट्री दिया, 3-3 मरतबा कैबिनेट मिनिस्ट्री में जिसको रखा है उसने एक स्टेट को चलाया ना, उस जिम्मेदारी को। अगर वो कामयाब नहीं होता तो क्या गोगोई साहब खाली मुंह देख के दे देते? नहीं देते, उसके अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत थी। सेम बीजेपी की सरकार जब आई तो वही मिनिस्ट्रियाँ उसको मिली और वही कैबिनेट मिनिस्टर वो बन गया। तो कुछ ना कुछ उसके अंदर, वो इस तरफ भी था तो भी मिनिस्टर था, उस तरफ गया तो उधर से भी मिनिस्टर है। तो इसके अंदर इसका मतलब कुछ ना कुछ सलाहियत उस आदमी के अंदर है। वो दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन है। बदरुद्दीन अजमल का क्या है, दोस्त की दुश्मन? नहीं, हम इतने दोस्ती को इतने ऊपर तक नहीं ले जाते हैं। हमारे किताबों में लिखा है कि किसी को इतना दोस्त मत बनाओ कि कल दुश्मन हो जाए तो तुम्हारे जान की बात जाए, और किसी को दुश्मन इतना मत बनाओ कि दोस्त हो जाए तो तुम शर्मिंदा हो जाओ। तो हम एक हद तक उससे दोस्ती भी रखते थे और एक हद तक उससे दुश्मनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। हमारी क्या हैसियत है उससे हम दुश्मनी करें? बहुत बड़ा आदमी, हम तो चींटी है उसके सामने। लेकिन ये है कि जब तक कांग्रेस में था उससे हमारी दोस्ती थी और जी जान से दोस्ती थी। एकदम मैं खुल के कह रहा हूँ, जब से उसने घेरवा कपड़ा पहन लिया उस दिन से हमने कह दिया कि भाई अब हमारा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग है। मैंने कई मरतबा इस बीच में कहा, आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो, सपने देख रहे हो, आपके सपने को हम ही लोग साकार कर सकते हैं। आपको हमारे वोटों की ज़रूरत है। अगर आप वाकई बनना चाहते हो, गेरुआ कपड़ा उतारो, बीजेपी के अलावा चाहे अपने कोई पार्टी बना लो, बीजेपी से पूरे हटके, और तुम्हारा चीफ मिनिस्टर बनने का नंबर अगर नहीं मिलता है तो हम देंगे आपको, हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। यहाँ तक मैंने ओपनली मीडिया के अंदर उससे कहा, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी होगी। वहाँ वो क्यों पड़े हुए हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनकी मजबूरी? लोग कहते हैं कि उनके ऊपर ईडी का केस है और पता नहीं क्या है, और आईबी का केस सब है। गुवाहाटी में, कलकत्ता में भी वो आते जाते रहे, सब रहे। तो बीजेपी तो ये सब कर ही रही है। आज बंगाल में कितने लोगों पर उन्होंने केस नहीं लगा लिया। सब ममता बनर्जी के कैंप से निकल के चले गए, लेकिन ममता दीदी भी हिलने वाली नहीं है, वो किसी के सरेंडर करने वाली नहीं है। मैं अब मुद्दों पर आना चाहता हूँ इन चुनाव के। AIUDF के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि मैं आपका ये पर्चा देख रहा था और भी जगह मैं पब्लिसिटी मटेरियल देख रहा था। तो देखिए, इसमें ही जो आपने इम्पोर्टेंट इश्यूज लिखे हैं, ऊपर आप डी वोटर की बात कर रहे हैं, नीचे असम अकॉर्ड की बात कर रहे हैं। कई लोगों को ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है सर। ये बच्चे जो है हमारे जी, इन्होंने लिखा है, जिन लोगों को इस पॉलिटिक्स का इन्होंने एजेंडा कहीं लिखा हुआ मिला, ये लोगों से बातचीत की, तो जैसे नंबर 4 नंबर, आप इसके नंबर पे मत जाइए, नंबर में मत जाइए। हमारा इशू इस मतलब जी, 1 नंबर इशू है नौकरियाँ। अच्छा, नौजवानों को हम नौकरी देना चाहते हैं, और उसके लिए हमारे गठबंधन ने फैसला किया है कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां सरकारी देंगी, और बगैर सरकारी 25 लाख नौकरियां हम देंगे। नौकरी हमारा सबसे बड़ा इशू है। ये बगैर सरकारी नौकरियां सरकार कैसे देगी? क्यों नहीं दे सकती? इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। आज आसाम पहला स्टेट है, दुर्भाग्य की बात है
कि किसी मिनिस्ट्री ने उसको इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया। एक तो ये कि इंसर्जेंसी थी, पहले अल्फा का मामला था, उसके बाद और एरिया में एरिया वाइज बहुत सी चीज़ें चलती हैं, कोई मिनिस्ट्री उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाई। ना करने के नतीजे में बाहर से कोई इंडस्ट्री यहाँ आई नहीं। जब इंडस्ट्रीज नहीं आएगी तो आप उस स्टेट को कैसे तरक्की याफ्ता करेंगे, नौकरियाँ कहाँ से लाएंगे? आप अपने घर से तो नहीं देंगे। इसका मतलब आपको इंडस्ट्रीज के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो जैसे ही आप खोलेंगे और लोगों को इत्मीनान हो जाएगा कि हमारे बाल बच्चे वहाँ जाएंगे, हमारे ऑफिसर जाएंगे, हमारे प्रभारी लोग वहाँ जाके बैठेंगे, तो वो हमेशा सेफ है, उनकी ज़िंदगी सेफ है। अभी 2 महीना पहले ऑयल इंडिया के एक प्रभारी को किडनैप कर लिया गया, पता नहीं आज तक मिला भी कि नहीं मिला, इलेक्शन में हमें खबर भी टाइम नहीं मिला। तो ऐसा डर अगर रहेगा, उससे पहले लोगों को इत्मीनान दिलाना पड़ेगा कि हर भय से आसाम अब जैसे पूरे हिंदुस्तान की तरह मुक्त है। हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें तो है, उसका कोई इनकार कर सकता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। नौजवानों को रोज़गार देने के लिए आप जब कारोबार बढ़ेगा, ऑफिसेज बढ़ेंगे, लोगों के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेंगे, तो सेटअप्स बढ़ेंगे, तो अपने जनरेट होगा। तो ये वो कोई आपका नई एक बात, मुद्दा हो गया। वो हमारा एक मुद्दा हो गया। नंबर 2 हमारा मुद्दा जो है वो बांग्लादेशियों का इन्फ्लेंटेशन है हमारी पार्टी का, जो मेरे ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम है कि बांग्लादेश से आने वालों को घुसपैठ को मैं हवा देता हूँ, जबकि हम तो 15 साल हुए पार के बाद उसमें पॉलिटिक्स में आए। बांग्लादेशियों का मुद्दा तो जो है 1985 से आसाम में आसाम आंदोलन हुआ, 850 लोग शहीद हुए, हम तो पता नहीं उस वक्त कहाँ पड़े हुए थे, हमें कुछ पता भी नहीं। उसके बाद मोहम्मद साहब के 2 मिनिस्ट्री आई सिर्फ बांग्लादेशियों के मामले में। मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया कि मोहम्मद साहब, अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, बैठे थे सामने, मैंने कहा आप रिपोर्ट दीजिए, आपने 11 साल में जब बांग्लादेशियों के इशू के ऊपर अडवाणी जी होम मिनिस्टर कैसे हो सकते हैं? आप तो 2009 में संसद पहुंचे थे। वही उस वक्त अडवाणी जी थे। सर अडवाणी जी अडवाणी जी सदन में उससे रहे पहले- होंगे। अडवाणी हाँ, जी 2004 सदन तक में होम रहे, मिनिस्टर थे। उससे पहले होम मिनिस्टर थे। और उनके उसमें ये तो बोडो का पैक्ट भी हुआ था, उनके अंडर में ही हुआ था यहाँ आके। तो मैंने अडवाणी जी से पूछा कि 2 मरतबा आप इनके मिनिस्ट्री के बनाने में आप गए थे, एजीपी वालों के पहली मिनिस्ट्री जब बनी, तो आप ये बताइए कि आपने कितने हजार लोगों को आइडेंटिफाइड किया? 10 साल पूरे आपको मिले, साल में भी 1 लाख करके आप निकालते हैं तो कम से कम 10 लाख लोगों को तो आपको निकालना चाहिए था, या आइडेंटिफाई कम से कम करना चाहिए था। बाद में केस चलता। मैंने रिकॉर्ड से निकाल के मोहंतो साहब के 2 टर्म में 11,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया। निकालने की बात आज तक वो नहीं हुई, क्योंकि खाली एक प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लेने से तो नहीं होगा, उसके कोर्ट के प्रोसेस है, लोग चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, ट्राइब्यूनल है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो 11,000 भी निकाले गए, कितना आज तक क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले इसके बाद कांग्रेस की हुकूमत आई। कांग्रेस तो पहले से ही बदनाम है कि बांग्लादेशियों को रखना बखना देती है। कांग्रेस के ज़माने में भी यही हाल हुआ। तो इस होने की वजह से हमारा ये कहना है कि हमको तो पहली मरतबा मौका मिलने वाला है, अगर अल्लाह करेगा मौका आएगा। तो हमारी पार्टी का ये कहना है, हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा बदनामी, जबकि हम थे भी नहीं, पैदा भी नहीं हुए थे, इल्ज़ाम है कि बांग्लादेश से आने वालों को सबसे ज़्यादा सहारा यही देते हैं। जबकि मैंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा कि आंसू के लोग, एजीपी के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं आसाम में, उनका सबका कहना है कि फेंसिंग करो बॉर्डर को। और मैंने साफ कहा, स्पीकर साहब ये ढकोसला है, लूट मार करने वाला एक प्रोग्राम है जो हर मिनिस्ट्री आती है और करती है, लाखों करोड़ों रुपये बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी का पहली मरतबा डिमांड है कि उसको सील किया जाए। तो सील का डिमांड उस दिन से हमने शुरू किया। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि अजमल साहब ने हमारे प्रोजेक्ट को हाईजेक कर लिया। हाईजेक नहीं किया, हमने हकीकत में ईमानदारी से कहा कि इसको सील करो। सील करने के बाद दूसरी मरतबा मैंने ये कहा कि बांग्लादेश से अगर कोई आता हुआ कोई मुसलमान मिलता है, आप उसको वहीं गोली करिए, शूट एट साइट। पूरे आसाम में मेरे खिलाफ मुसलमानों ने एक हंगामा कर दिया। ये कैसे कह दिया अजमल साहब ने? वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते उनको नहीं कहना चाहिए। तो हमने कहा आपने कह दिया।
हम इस इल्ज़ाम को मैंने यहाँ तक कहा कि हमारे सीने से हमारे पेशानी से आप लोग ये बांग्लादेशियों का दाग धो दीजिए, हम इसके साथ जीना नहीं चाहते। उसके बाद भी बदरुद्दीन जो है बांग्लादेशियों को लाने वाला है। मैंने कहा हमारा ज़माना जब से शुरू हुआ है कितने हज़ार लोग आए, रिकॉर्ड दीजिए ना। BSF आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी के सारे लोग, आर्मी आपके पास है, जितने साधन हो सकते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार, आसाम में आपकी सरकार, तो आप लोग क्यों इसको नहीं कर सकते हैं? इसको आप लोग करिए, आप ही कर सकते हैं, पावर में रहने वाले कर। उसके बाद भी इल्ज़ाम बदरुद्दीन के ऊपर है। तो इसलिए हमने ये रखा है कि हमारी पार्टी पावर में आएगी, गठबंधन इंशाअल्लाह, तो हम लोग बॉर्डर सील करेंगे और इस प्रॉब्लम को वंस फॉर ऑल हमेशा हमेशा के लिए हम इसका समाधान करेंगे। इसी तरीके से NRC का मामला, NRC आसाम का सबसे बड़ा इशू है इस वक्त। बिल्कुल। रंजन गोगोई साहब खुद कहते हैं तकरीबन 5 से 6 साल लोगों को लगा। आसाम में कई लाख वर्कर्स जो इसके काम के लिए लगे, सारे ऑफिसेज बंद कर दिए गए, कई हज़ार करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके ऊपर खर्च हुआ। और रंजन गोगोई साहब जैसे एक चीफ जस्टिस जो बहुत ईमानदार, और उनके नाम ईमानदार की कस्में लोग खाते हैं, उनकी निगरानी में पूरा का पूरा मामला ये गवर्नमेंट के अंडर में हुआ होता तो हम नहीं मानते। उन्होंने जब कह दिया कि हाँ भाई ये पूरा हो गया, अब इसको पब्लिश कर दिया जाए और वंस फॉर ऑल ये फाइल बंद कर दिया जाए, तो सारी पार्टियों ने कहा भाई इसको शाया कर दो, पब्लिश कर दो, बात खत्म हो जाए। एक मरतबा कहीं ना कहीं तो घाट मारना पड़ेगा। 70 साल से ये मसला चल रहा है, कहाँ तक चलेगा? गवर्नमेंट के इतने फंड जाएंगे, ये होगा। अब ये बीजेपी सरकार पावर में है, बीजेपी सरकार ने कहा कि नहीं, ये हमारे हिसाब से पूरा नहीं हुआ। जब तक पब्लिश नहीं हुआ था ये फेवर में थे, हेमंत बिश्व शर्मा फेवर में थे, सर्बानंद सोनोवाल फेवर में थे, पूरे मीडिया के अंदर उनके बयान थे। और जैसे ही ये शाये हुआ तो तकरीबन 19 लाख के करीब इनको ऑब्जेक्शन हो गया। अब कहते हैं कि जो बॉर्डर के इलाके हैं उसमें 25% और किसी और इलाके में 10% और रैंडम चेकअप किया जाए। और चेकअप करके, इसका मतलब हमारी मर्जी से नहीं हुआ। NRC सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होगा तो वो सही नहीं है, बीजेपी के वर्कर्स लोग, कैडर लोग जो करेंगे वो सही होगा, तो वो एक तरफा करेंगे। हेमंत बिश्व शर्मा साहब कहते हैं कि NRC का अब हमारे हिंदुओं का कोई मसला नहीं है, ये तो मुसलमानों के लिए है। मतलब वो मुसलमानों को इसके अंदर फंसाना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी का कहना है कि जो पावर में रहते हैं, चूँकि अगर बीजेपी पावर में आई तो ये सब फिर से करेंगे। इसके ऊपर कितना पैसा जाएगा उनकी जेब से तो जाता नहीं, जो वक्त जाएगा वो नहीं, और जो लोगों का हैरेसमेंट होगा वो अपनी जगह पे। तो हमारी पार्टी का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक चीज़ का फैसला कर लिया है और सारी पार्टियों ने उस वक्त एक मुंह से उसको वेलकम किया है, तो हमारी पार्टी उसको लागू करेगी। हम कोई नया काम नहीं करेंगे। इत्तेफाक की बात है कि आज मैं 30 मार्च की शाम को आपसे मुखातिब हूँ और सुबह के वक्त में हेलीपैड पर था तो हेमंत बिश्व शर्मा को सुन रहा था और भी कई जो रूलिंग पार्टी है उसके नेताओं से बात हुई। तो उन एयरपोर्ट पे थे जी, एयरपोर्ट पे, हेलीपैड पे, तो उनका ये कहना था कि जो असम के हमारे मुस्लिम हैं वो तो हमारे भाई बंधु हैं, वो तो असम की पहचान से जुड़े हैं। हमारी समस्या जो मार्च 1971 के बाद आए हैं, जो 1985 के अकॉर्ड के हिसाब से भी असम के और इस देश के नागरिक नहीं हैं, और जो IMDT एक्ट के बाद जो नए सिरे से पूरी कवायद शुरू हुई और उनके हिसाब से उसमें फ्लॉज थे, तो इसलिए वो रिवाइज NRC की बात कर रहे हैं। वो उनका लॉजिक ये है बदरुद्दीन अजमल जी कि अगर मैं किसी बच्ची को स्कूटी दे रहा हूँ या कहीं पे सड़क बना रहा हूँ तो भेद थोड़ी कर रहा हूँ। तो वो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हमने बदरुद्दीन अजमल पे या असम के जो नागरिक हैं उन पर कोई ऐसा पोलराइजिंग स्टेटमेंट नहीं दिया, हम डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। ये उनका आज सुबह का बयान था। उनके आज का रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ जी। हेलीकॉप्टर पे जो उन्होंने बयान दिया, पूरा आप सुन लेंगे तो पूरा पिक्चर उनके जहनियत का पता चल जाएगा। वो उन्होंने साफ फ्लोर पे असेंबली में एक कैबिनेट मिनिस्टर होके, शर्म की बात है, उसने साफ कह दिया मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। फ्लोर पे कहा असम। टेलीविज़न में वो ये कहते हैं कि मियाँ मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, दाढ़ी वाले लुंगी वाले मुसलमानों को टोपी पहनने वालों का वोट नहीं चाहिए। ये कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी पूरी पार्टी
कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहाँ उन लोगों ने कैंडिडेट नहीं दिया, डायरेक्ट या इंडिया कैंडिडेट दिया मुसलमानों के वोट को भागने के लिए, मुसलमानों को हरा के बीजेपी को जिताने के लिए। एक तरफ तो आप ये कहते हैं और एक तरफ वो कहते हैं। मुसलमानों में आप फ़र्क करते हैं कि मियाँ मुसलमान और ये मुसलमान और वो मुसलमान। आप हकीकत ये है कि आप दोनों आँखों से किसी भी तरीके से मुसलमान की कोई भलाई आप नहीं चाहते, भलाई आप नहीं चाहते। आप जो है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस आसाम को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। और उनके इन बयान, क्योंकि यही चीफ मिनिस्टर, यही जब कैबिनेट मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनके बयानात उस वक्त के आप सुन लीजिए, मोस्ट सेकुलर आदमी। जो हेल्थ मिनिस्टर थे, मोस्ट सेकुलर आदमी। आज बीजेपी का रंग चुके और बीजेपी का पानी नागपुर का उनके अंदर पहुंच गया पेट में, तो आज वो बातें करते हैं जो नागपुर वाले करते हैं, उनकी जुबान में करते हैं, वो बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो इस किस्म की चीज़ों को वो इनकार नहीं कर सकते। आज का मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, वो रिकॉर्डिंग से आप सुन लीजिएगा, उनका जहन कितना जहरीला है ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपके जो भी विपक्षी हैं असम में, देश में, सोशल मीडिया पर, वो कह रहे हैं कि साहब बदरुद्दीन अजमल डर फैलाते रहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि बीजेपी ने 3,500 मस्जिदों की सूची तैयार की है ना, चुनाव के बाद वो ऐसा कर देंगे, बुर्का नहीं करने देंगे, दाढ़ी नहीं करने देंगे। और आपके ही जो गठबंधन के साथी हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो अजीत भुइयाँ हों, सब लोग, उन्होंने किनारा किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इस बयान से एग्री नहीं करते हैं। तो एक तरफ हेमंत बिश्व शर्मा के बयान है, दूसरी तरफ फिर आपके बयान आते हैं जिसमें आप इस तरह की बातें कहते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ इस जवाब को देने से पहले आप आदित्यनाथ योगी साहब कितने दिन में, 4 साल हो गए जी, 4 साल पूरे हो गए। उनके बयानात सब आपके सामने हैं। बिल्कुल है उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के बीजेपी के बयानात हैं जी, औरतों के मामले में उनके क्या क्या बयानात है वो आपके सामने हैं। बिल्कुल। मस्जिदों से घसीट घसीट के लोगों को निकाला, इमामों को मारा, वो आपके सामने है। रोज़ा रखे हुए लोगों को उन्होंने ट्रेन के अंदर किस तरीके से मारा, वो आपके सामने है। नमाज के बारे में वो बातें अब नहीं करने जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी कह दिया कि भाई ठीक है, हो सकता है मेरे से कुछ ज़्यादा हो गया हो, लेकिन वही बातें मैंने कही थी जो वो पूरे हिंदुस्तान में कहते फिर रहे, उनके नेता लोग कहते फिर रहे। कोई नई बात मैंने नहीं कही थी। वो कत्ल भी करते हैं तो हो जाते, वो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सारे काम वो करके चले जाएं। आज लव जिहाद के नाम पर उन्होंने क्या नहीं किया, गोश्त के ऊपर उन्होंने क्या नहीं किया, मॉब लिंचिंग के ऊपर। पूरी दुनिया में ऐसी हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद भी ये कहते हैं कि लोग उनकी तारीफ ही तारीफ करें। तो मैं इस मामले में इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही रेफरेंस दूंगा कि पूरे हिंदुस्तान में जो बयानात ये लोग देते फिर रहे हैं, ये जो काम करते फिर रहे हैं, उसके ऊपर जो सेकुलर जहन के लोग हैं वो देखें, सोचें, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। सोशल मीडिया में इस तरीके के जवाबों के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है सर, व्हाट अबाउटरी, कि जब एक सवाल के जवाब में दूसरे सवाल दाग दिए जाएं। नहीं, तो ऐसा नहीं है, हकीकत यही है। अच्छा, हमारे मुँह से देखिए जी। हम लोग तो बकता है, हाँ, जो कान में चीज़ें आती हैं, जो टेलीविज़न पे हम देखते हैं, जो लोग आम लोग के विचारों के बाद बोलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो तो नहीं बोलते। लेकिन घरों में भी फुसाफुस होता है, देखो वहाँ ऐसा हो गया, देखो वहाँ ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है। हाँ, आज फॉर एक इंस्टेंस, आपके यूपी में, आप कहाँ से, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से हूँ जी। उत्तर प्रदेश से ना, डॉक्टर कफील का क्या कसूर था? आज तक वो जेलों में पड़ा हुआ है। नहीं, अभी बाहर है बाहर आ गया जी। चलो अल्लाह करे बाहर आ गया, लेकिन किस दिन वापस डाल दिया जाए कुछ पता नहीं है। मुझे तो भरोसा नहीं है कम से कम। तो वो क्या ऐसा मामला था, उसने क्या ऐसा गुनाह कर लिया था? बच्चों के लिए जाके उसने कुर्बानी तो दी थी, उन बच्चों के जान बचाने के लिए, लेकिन फंसाना था तो फंसाना था। वो एक किस्सा है, एक शेर जो है पानी पी रहा था और बकरी का बच्चा जो है वो नीचे से पानी पी रहा है। शेर ने जोर से कहा, "हे, मैं तुझे खा जाऊंगा। सरदार मुझे क्यों खाएंगे, तूने मेरा पानी गंदा कर दिया। कि सर ऊपर से तो पानी गंदा आप कर रहे हैं, मैं आपका गंदा पानी पी रहा हूँ, मैंने आपका कहाँ पानी गंदा किया, मैं तो नीचे हूँ। और तो तेरे पाप ने किया होगा इसलिए मैं तुझे खा जाऊंगा, इसलिए खाना है
तो जिस तरीके से भी खाना है तो खाना है, तो इसलिए चट भी उनकी, पट भी उनकी। आपके कुछ एक बयान है जो मेरी रिसर्च टीम ने रखी, उन्होंने कहा कि उनसे पूछिएगा कि ये ऐसे ही चल रहे हैं मीडिया में या वाकई हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, और बोले कि आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं इसलिए आप तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने एक इंटरव्यू कर रहे पत्रकार को धमकाया भी था। पुराना मामला है, याद नहीं है, रफाया होगा उसने, अगर उटक पटक सवाल कर लिया होगा। सब तो आप जैसे भले मानस नहीं होते ना, अच्छा, कुछ लोग दूसरी तरफ से फिटिंग किए हुए होते हैं। हाँ। कि जाओ बदरुद्दीन को भड़का के कुछ लेके आ जाओ और उसके बाद सोशल मीडिया में बजाओ। हाँ। तो ऐसा कुछ हो गया होगा, हो सकता है। आपको ध्यान नहीं है? इंसान, मुझे याद नहीं। अरे वो बड़ा मशहूर मामला है, एक वन क्लिक में मिलता है, फिर आपने बाद में माफ़ी भी मांगी उस पर। हो सकता है। हाँ? ये अच्छा तो भले मानस की पहचान है ना, जी। कि अगर गलती थी तो उससे वापस ले लिया, बात कर दिया बाद में। कमेंटेटर्स यही बोलते हैं कि वो बोल जाते हैं फिर बाद में कहते हैं अच्छा ठीक है बोल दिया होगा। मुझे याद नहीं पर कब का है, मुझे ये भी याद, लेकिन मैं बोला ऐसा हो सकता है जी। क्योंकि हमारे सामने जब लोग आते हैं, अभी जैसे परसों हाँ मैं बोरपेटा में गया। जी। बोरपेटा में हमारे 5 सीटें फ्रेंडली हैं, हम्म, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक आदमी 3 मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है, उसके सामने हमारा एक बच्चा है। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ हमारे लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर तो हमारा होगा, तुम लोग डायरेक्ट मुँह से खाओ ना, इधर से क्यों खाते हो, डायरेक्ट कांग्रेस में सब आ जाओ यूडीएफ छोड़ के। हालांकि गठबंधन के लोगों को कहना ही नहीं चाहिए, अपना अपना है, तुम अपना लड़ो, हम अपना लड़ेंगे, जो जीतेगा हो जाएगा। मंत्री हमारा आदमी होगा, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। अब ये आवाम में लोग पूछते हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं, तो फिर जवाब तो कुछ ना कुछ देना है। आप प्रेसिडेंट गए वहाँ, चलिए उन लोगों का छोड़ देते हैं जी। तो मैं कह रहा हूँ हाँ जिसको वो 2 दिन से बजा रहे हैं तोड़ मड़ के, अच्छा, तो मैंने ये कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर उनके होंगे, किसका, कांग्रेस का होगा? कांग्रेस का होगा। अच्छा। मैं मानता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें उनकी होगी तो उनको चीफ मिनिस्टर बनना है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मंत्रिसभा जब बांटा जाएगा, सेकंड पार्टी हम है, हमारे बगैर मशवरे के, ये मेरा कहना था कि कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये जो लोग कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर तक की बात तो ठीक है जी। बाद में ये मंत्री बन जाएंगे, ये बात गलत है। वहाँ टिकट जो बांटे जाएंगे उसकी ताला चाबी किसके पास है, कि बदरुद्दीन अजमल के पास है। अब उसको मीडिया वालों ने बना दिया कि अजमल साहब ने कह दिया पूरे आसाम के लोग, पूरे आसाम के लोगों के जो मिनिस्ट्री चलेगी उसकी ताला चाबी उनके पास है, मरोड़ के लगा के ये सब करके काट दिया बयान, बयान को काट दिया और नया इसीलिए बना ललन टॉप में हम लोग कुछ काटते नहीं, जितनी बातचीत हो रही है पूरी जाएगी। नहीं, पूरा पूरा दिखाइए। हैं? अच्छा, बातचीत से याद आया, एक बातचीत और हुई थी, एक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे जब कानून बना देश का, तब आपने पार्लियामेंट में बात हुई थी, पार्लियामेंट में बात हुई थी, और आपने कहा था कि ये सब सलाफी मौसिक वाले ये सब लोग हैं, ये आतंकवादी हैं, तो कि ये रॉ में इतना बोल जाते हैं क्या? कभी आप कह रहे हैं हम तो बच्चे पैदा करेंगे, फिर बाद में आपने कहा कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं बोल रहा। बच्चे पैदा करने की मशीन मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि औरतें, अखबारों ये में हेमंत विश्व शर्मा कहता फिर रहा है। हाँ आज के जो मैंने बयान किया उसके अंदर यही है। हेमंत विश्व शर्मा आजमल कह रहे हैं कि 12-12 बच्चे पैदा करो, हमारी औरतें जो, वो खुद कह रहा है कि मुसलमानों की औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन जी। है, और उसको वो मेरे नाम से वो मंसूब। आपने कभी नहीं कहा कि कुदरत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए? कभी नहीं कहा, अच्छा। कभी नहीं, कभी नहीं। तो आप परिवार नियोजन के हिमायती हैं, हैं? फैमिली प्लानिंग के हिमायती फैमिली हैं? प्लानिंग एक अलग चीज़ है, बच्चे पैदा करना एक अलग चीज़ एक ही है। चीज तो है सर। देश की नहीं, देश की समस्या अलग चीज़ है। हाँ आज पॉपुलेशन एक समस्या है, हाँ, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यही है कि लोगों को तालीम दो, हाँ। एडुकेट करो, पढ़ाओ उनको। जब वो पढ़ लिख लेंगे वो खुद अपने अच्छे बुरे को खुद समझेंगे। दूसरी बात गरीबी है, जब तक आप गरीबी नहीं दूर करोगे ये सब समस्याएं दूर होने वाली नहीं है। उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए क्या आपने दिया? टेलीविज़न उनके पास है, रहने के लिए तो घर नहीं है, हवा के लिए एक पंखा उनके पास नहीं है, करंट नहीं है, बिजली नहीं है। हाँ, अब इंसान है वो भी गरीब, जब रात को उठेगा, मियाँ बीवी है, दोनों जवान हैं, तो क्या करेंगे? बच्चे ही तो पैदा करेंगे और क्या करेंगे? आप उनको पढ़ाइए, उनकी गरीबी दूर कीजिए, फिर वो देखिए जहाँ जहाँ भी मुसलमान शहरों में है उसका तनासुब आप देख लो, और गांव के तनासुब उसमें भी, और अंदर जैसे हमारे आसाम में चर है, बिल्कुल जिन लोगों को शहर
महीने में नहीं, साल में भी नहीं मिलता। शहर की कोई चीज़ उनके पास नहीं पहुंची, एडुकेशन उनके पास नहीं है, स्कूल्स नहीं है। तो ये जहाँ जहाँ होगा वहाँ इस किस्म की चीज़ें होगी। ये इंसानियत के उसके ऊपर बुनियादी चीज़ें हैं, और इसको दूर करने के लिए सरकार मुसलमानों पर इल्ज़ाम देगी, तो इल्ज़ाम देने से मसला नहीं होता। आप इसको हल कीजिए, इसका इलाज कीजिए, तालीम दीजिए, उनको पैसा दीजिए, कारोबार दीजिए, उनको धंधे से लगाइए, तो वो दूसरे बहुत से क्राइम वगैरह नहीं करेंगे, सही एक नागरिक होकर रहना चाहेंगे। कौन चाहता है कि जेलों में जाएं और मार खाए और केसेस चलें? कोई नहीं चाहता। आखिरी सवाल, आपने बहुत वक्त दिया। मिस करते हैं कि पहले कारोबार में था, तसल्ली से घूमता था, बैठता था, लोगों से मिलता था, अब पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, और वो जो पहले वाली फुर्सत है वो गुमशुदा हो गई है? या आपको लगता है कि अभी ये सही रहा है? फिर वही फुर्सत के रात दिन बहते रहे तसव्वुर जाना किए हुए। वो दिन तो ढूंढता है, दिल तो ढूंढता है, लेकिन क्या करे, उलझाए पाँव यार का जुल्फे दराज में ऐसा उलझ गया है कि न इससे निकलते बनता है, न इसमें रहते बनता है। और ये दुनिया जो है बड़ी अजीब व गरीब है। हमने दो आरज़ू में कट गए तो इंतज़ार में, कभी हमने नहीं सोचा था कि ये इतना एज पेच वाला रास्ता होगा, और सही सादे लोगों का इसमें काम बहुत कम है। जो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं उनका बहुत काम है, और जो कहते हैं वो नहीं करते हैं उनका उसमें काम है। जो नहीं करेंगे वो कहते हैं उनका उसके मकान है। तो हम लोगों का काम इसके अंदर बहुत कम है। अच्छा, मैंने हालांकि कहा था कि आखिरी सवाल है, आपने बड़ी दुरुस्त बात कही, हेल्थ, एजुकेशन और गरीबी, ये आप 3 चीज़ें करिए तो पॉपुलेशन समेत तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे, क्राइम घट जाएगा, वो सारे, मतलब एजुकेशन आने से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर आपका और आपके अपोजिशन का रास्ता अलग होता है। जैसे आपके जिन मित्र का बार बार जिक्र हो रहा है, वो और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी, वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के बच्चे मैथ्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, और इसके लिए हम मदरसों का और संस्कृत टोल्स का, जो संस्कृत के स्कूल हैं, 650-700 के लगभग मदरसे जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं और 100 के लगभग संस्कृत के, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। लेकिन इसको लेकर भी बहुत राजनीतिक विरोध हुआ। तो आपको ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साइंस की, मैथ्स की तालीम लें, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आए, उतना ही वो ज़िंदगी में तरक्की करेंगे? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आज अगर कोई इनकार करेगा तो उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि हेमंत बिश्व शर्मा साहब एजुकेशन मिनिस्टर होने के बाद आज आपको मालूम है 85% बच्चे बच्चियाँ हमारे हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर जाती है। मणिपुर की बच्चियाँ जाती है। आसाम के नॉर्थ ईस्ट के बच्चियों के अंदर सबसे ज़्यादा रेप का अगर वाक़या होता है तो इन्हीं बच्चियों के साथ होता है। ये होता अगर एजुकेशन मिनिस्टर सही होते, और वो अपने स्टेट के अंदर क्यों ऐसे स्कूल्स नहीं बना पाते, क्यों ऐसे प्रतिष्ठान नहीं बना पाते जो हायर एजुकेशन के लिए, जिसकी वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिसकी आज उनको आज पूरे हिंदुस्तान में, देखिए सबसे पहली बात है मदरसों को बंद करना संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान के रहने वाले हर मज़हब को मज़हब की तालीम की आज़ादी हासिल है। सरकारी सहायता कहीं नहीं लिखी संविधान में। एक मिनट, पूरे हिंदुस्तान में सरकारी मदरसे, बिहार में आप जाइए, बंगाल में देखिए, सरकारी सहायता ही चलती है। वो राज्य सरकारों का एक फैसला है। मिनट, जो भी है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार ने बदल दिया। एक मिनट, आज भी आसाम में भी राज्य सरकार का ही मामला है ना। 70 साल से ये मामला चल रहा है। नहीं सर, मैं माफ़ करिए, आपको करेक्ट करना चाहूँगा, हितेश्वर सैकिया के ज़माने में ये 1995 में गवर्नमेंट एडेड हुए थे। नहीं एडेड हुए होंगे जी, उसी की बात। लेकिन उससे पहले सर सादुल्ला साहब जो पहले चीफ मिनिस्टर थे जी, वो खूब मदरसे के पढ़े हुए हैं। मदरसे के पढ़े हुए, आप ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा। नहीं बिल्कुल पढ़े हुए हैं। तरुण गोगोई साहब बचपन में मदरसे के पढ़े हुए हैं, और ऐसे बड़े आसाम के हिंदुस्तानी हिंदू लोग जो उस जमाने में मदरसे थे, उस मदरसों के अंदर वो पढ़े हुए हैं। इसका मतलब मदरसा पहले से था, बिल्कुल था। गवर्नमेंट एडिट था या नहीं था वो अलग बात। जी, अब बात आती है कि आपको, जब तक आप एजुकेशन मिनिस्टर थे कांग्रेस में,
आपको इसके अंदर ये बुराइयां नजर नहीं आई। गवर्नमेंट एडेड जो सरकारी मदरसे हैं, खुद हेमंत बिश्व शर्मा का बयान है, मैंने अपनी आंख से देखा है। वो ये कहते हैं कि उसमें सब्जेक्ट जो है सिर्फ एक इस्लामिक सब्जेक्ट है, वो कुरान। बाकी सब्जेक्ट वही है, एज इट इज़ वही है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमान बच्चा कुरान पढ़ लेता है, बाकी 99% सब्जेक्ट वही है। आपको चूंकि मुसलमानों से दुश्मनी है, आप किसी तरीके से मुसलमानों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। वो अपनी सफाई में कहते हैं कि हम मैं कह रहा हूं, संस्कृत स्कूल मेरी बंद बात कर रहे हैं। मेरी हाँ, वो तो इसको हलाल करने के लिए उसको भी हलाल कर दो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो पूरे हिंदुस्तान में ये बंद नहीं हुआ और पूरे हिंदुस्तान में भले से पढ़ रहा है। आज आपको मालूम है कि ये सरकारी मदरसों में पढ़ के बच्चे जब मैट्रिक पढ़ लेते हैं, हायर सेकेंडरी पढ़ लेते हैं, तो ये बच्चे कॉलेजों में जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले। अब बच्चे जो है PhD कर रहे हैं, अब बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर्स बन रहे हैं। अब बच्चे जो है IAS IPS, पूरे इंडिया में आपको मिला होगा, मदरसों के बैकग्राउंड कांग्रेस के, कश्मीर से लोग आए और जगहों से, महाराष्ट्र से लोग आए। तो ट्रेंड बदल चुका है। आप वहीं से उनको मौका दीजिए ना। जो एक चीज़ चालू है उसको बंद करना उसके नाम से। सबसे बड़ी खराबी ये है कि देखिए कि इन मदरसों की जो ज़मीनें हैं, 90% मदरसे की ज़मीनें उस ज़माने के हिंदू मुस्लिम लोगों ने वक्फ किया है, उस प्रतिष्ठान के लिए दिया है। अचानक आप बदल देंगे तो उसका क्या होगा? आप ज़बरदस्ती उसको भी ले लेंगे, छीन लेंगे, आप यही करेंगे। तो ये मामला ऐसा है कि मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर बुनियाद है उनकी, वो इसको नहीं चाहते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम भी पढ़ा रहे हैं, वो क्यों नहीं मान्यता देते हैं उसको? हमारे अजमल फाउंडेशन ने इस मरतबा 87 बच्चे बच्चियों को, उसमें 22 बच्चियों को जो है डायरेक्ट हेल्थ उसमें मेडिकल में हमने एंट्रेंस दिलाया। 1 नंबर लाइन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे इस साल के बैठने वाले थे, उसमें सबसे पहले लाइन में अजमल फाउंडेशन की बच्चियाँ बैठी हुई थी। तो इसको उनको एक मरतबा भी फुर्सत नहीं हो, मुसलमानों की वो भलाई चाहते हैं। एक इतना एक ट्वीट कर देते कि मेरे साथ ताल्लुक भी था उनका, अजमल फाउंडेशन में वो जा भी चुके हैं। फोटो भी लगी हुई है आपकी और उनकी। होगी, किसी ज़माने में दोस्त थे तो आए होंगे, गए होंगे, फोटो हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मेरी फ़ोटो भी मोदी जी के साथ है जी, मेरी तस्वीर जो है अमित शाह जी के साथ है, मेरी तस्वीर सुषमा स्वराज के साथ है, मेरी तस्वीर अरुण जेटली के साथ है, उमा जी के साथ। उमा जी के साथ है, एक अच्छी तस्वीर है। और उसके बाद फिर जो है वो मेरी तस्वीर जो है और अरुण जेटली जी के साथ, क्या नाम है, गडकरी के साथ, गडकरी जी के साथ है। इसका मतलब मैं बीजेपी हो गया, ऐसा तो नहीं होता। मिनिस्टर है, उनके पास जाना पड़ेगा किसी न किसी काम से। तो हम यूँ भटक रहे हैं कि उनको अगर वाकई मुसलमानों की तालीम से अच्छा था, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। एज ए MLA मैं रह चुका 3.5 साल, आज 15 साल 14 साल हो रहे हैं पार्लियामेंट में हूँ। माइनॉरिटी एरिया का वो सर्वे करा ले, कितने स्कूल दिए हैं उन्होंने और उसमें कितने टीचर्स हैं। खाली स्कूल देने से होता है? जो उनका नॉर्म्स है कि इतने किलोमीटर के अंदर की स्कूल है, वो माइनॉरिटीज़ के एरिया में पूरा है? चैलेंज करता हूँ, पूरा नहीं दिखा सकते। दूसरे की बात, टीचर्स नहीं है। एक इलाके के बंगाली इलाके में आसामी टीचर को भेजते हैं, वो बंगाली नहीं जानता है, आसामी बेचारा वहाँ पहुँचा हुआ, उनको नहीं समझा सकता, वो इनको नहीं समझा सकते। सिर्फ पैसे के ऊपर, जिसने जितना पैसा दिया उसका वहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ये एजुकेशन की हालत है आसाम की। अगर यही हालत नहीं होती, आसाम के बच्चे हमारे आज बीच बीच में प्राइवेट ट्यूशनों से, जिनके पास पैसे हैं माँ बाप के पास, वो बच्चे हमारे पढ़ के लंदन अमेरिका जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके आ रहे हैं। लेकिन वो सरकार की कुर्बानी नहीं है, किसी भी सरकार की नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि वाकई अगर आपको मुसलमानों से हमदर्दी है, आप मुसलमानों को कुछ भलाई चाहते हैं, तो मुसलमान औरतें कितना बच्चा देती है, क्या करती है, उसको अलग से मैं कहना नहीं चाहूँगा, कभी कहना नहीं चाहता था। लेकिन मैं आज हेमंत बिश्व शर्मा साहब से इसका वबाल कितना बचेगा मुझे नहीं मालूम, मैं कह दे रहा हूँ। अपने घर में वो भी 8 भाई बहन हैं, मुसलमान औरतों को गालियाँ देते खुल के, ये 12-12, 10-10, 12-12, 10 और 8 में कितना बड़ा फर्क रह गया। एक ज़माना था
लोगों में ये चीज़ ऐब नहीं थी। हिंदू बहुत से घरों में 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे हैं। हमने कभी उसको ऐब की नज़र से नहीं देखा। हम उसके अपने घर को भी हम ऐब की नज़र से नहीं देखते। बहुत से जिंदा है, बहुत से नहीं है। हम मरे लोगों के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन उनको शर्म नहीं आती इस किस्म की बातें करते हुए कि वो एक कौम को और कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए पढ़ाओ ना इस कौम को, इतनी हमदर्दी है तो एजुकेशन दो ना। यही लोग कल ये सब बातें नहीं करेंगे जो आप कहना चाहते हैं, और आपके जैसे लोगों को मिनिस्टर भी नहीं बनने देंगे क्योंकि वो पढ़ के लिख के आ जाएंगे। आपके हमारी कौम पढ़ी लिखी नहीं है, अफसोस की बात है। इसीलिए आप जैसे मिनिस्टर बन के मिनिस्टरों की गद्दी पे बैठे हुए आप जैसे नालायक लोग। अब इसका चाहे वो कितना रिएक्शन करेंगे, वबाल होगा, देखी जाएगी। नेताजी घेरे में बदरुद्दीन अजमल अपने सियासी औजारों के साथ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, और हेमंत बिश्व शर्मा जो यहाँ की पॉलिटिक्स के एक इस चुनाव में भी सेंटर बने हुए हैं, बीजेपी के कद्दावर मंत्री, पहले कांग्रेस में थे, तो उनके तमाम बयान, खास तौर पर एजुकेशन का पोर्टफोलियो उनके पास था। तो उस सिलसिले में बदरुद्दीन अजमल ने अपने हिस्से के इल्ज़ाम, आरोप पत्र पेश किए हैं। जब हम हेमंत बिश्व शर्मा से विस्तार से बात करेंगे तब इन सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा, और उसके बीच नेताजी घेरे में का ये खास एपिसोड। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, किन बातों से इत्तेफाक रखते हैं और किन बातों से ना इत्तेफाकी रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करवाएं। और याद रखें, एक अच्छे लोकतंत्र में, एक खूबसूरत जमहूरियत में ये बहुत ज़रूरी है कि संवाद हो, बातचीत हो, लेकिन वो बातचीत मर्यादा के दायरे में हो, जैसे सब लोग बात करते हैं, चाहे वो सहमत हो चाहे असहमत हो। शुक्रिया।